ये है इतिहास में मौजूद सबसे बदनाम शिप टाइटैनिक। जिस दौर में ओशन लाइनर्स में सबसे बड़ा, सबसे तेज रफ्तार और सबसे अच्छा बनने की होड़ लगी थी, तब आरएमएस टाइटैनिक टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार था। टाइटैनिक जब 1912 में अपने सफर पर रवाना हुआ तो ये इंसान की बनाई सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी, एक ऐसा शिप जो डूब नहीं सकता था। लेकिन इसने अभी करीब 4000 किलोमीटर का सफर ही तय किया था कि इसके पहले सफर के दौरान ही हादसा हो गया। पंद्रह 1500 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स समुद्र की बर्फीली गहराइयों में समा गए। एक सेंचुरी बीत चुकी है, लेकिन अब भी हमें उस रात का किस्सा सही मालूम नहीं कि ये कैसे टूटा और कैसे डूबा। सैकड़ों पैसेंजर्स और क्रू इस हादसे के गवाह बने और जिंदा भी बचे। इसके बावजूद बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए। हमारे पास बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अक्सर इन हिस्टोरिकल अकाउंट्स में सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ तक कि टाइटैनिक को डूबता देखने वालों के बयान भी अलग अलग हैं कि ये कैसे डूबा। तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है साइंस का इस्तेमाल करना। एक्सप्लोरर्स को टाइटैनिक का मलबा सबसे पहले सितंबर 1985 में मिला। तब से 20 से ज्यादा एक्सपीडिशंस शिप तक जा चुके हैं। समुद्र में 4 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद ये जगह चांद की सतह जितनी ही अनजान है। एक्सप्लोरर्स की हेडलाइट्स में टाइटैनिक का हल एक बार में कुछ ही मीटर तक दिखाई देता है। आज तक कोई भी न तो पूरे मलबे को और न ही इस साइट के किनारों को देख पाने में कामयाब हुआ है। बीते वक्त में उस दौर की टेक्नोलॉजी के जरिए टाइटैनिक को समझना कुछ ऐसा ही था जैसे कि कोई कार किसी 10 मंजिली बिल्डिंग जितनी ऊंचाई पर हो, उसकी खिड़कियों के शीशे साफ ना हो और उसमें से मैनहट्टन शहर का मैप बनाने की कोशिश की जाए। एकदम अंधेरा हो और आप एक फ्लैशलाइट से शहर को देखने की कोशिश कर रहे हो। यानी ये बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। इस अंधेरे में आज भी इस हादसे को समझने से जुड़े अहम सुराग मौजूद हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट्स की एक टीम इस सब को बदलने की तैयारी में है, जिसे पैसा मिल रहा है इस मलबे के लीगल स्टूवर्ड आरएमएस टाइटैनिक इंक से। अब पहली बार टाइटैनिक को दिन की रोशनी देखनी नसीब होगी। टाइटैनिक मैपिंग प्रोजेक्ट नाम की एक बहुत बड़ी हाईटेक इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि टाइटैनिक कैसे और क्यों डूबा। इसका मकसद है मलबे के हर हिस्से को स्कैन करने के लिए कटिंग एज सोनार मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और टाइटैनिक का एक सटीक डिजिटल मॉडल बनाना जो समुद्र की तली में पड़ा हुआ है। इससे हासिल डेटा के जरिए तो जैसे हम समुद्र के पानी को उसकी जगह से हटा पाएंगे, यानी हम अटलांटिक महासागर के खरबों गैलन पानी को निकालकर 4 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचकर अनसिंकेबल टाइटैनिक को दिखा पाएंगे। यहां हमें ये नजर आएगा समुद्र की सूखी तली में, लेकिन गहरे सागर की स्कैनिंग करना आसान नहीं होता। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी AUVs को 3600 मीटर की गहराई तक पानी में उतरना होता है। टाइटैनिक पर काम करना बहुत ही मुश्किल है। ये खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। इन्वेस्टिगेटर्स AUVs को प्रोग्राम करते हैं ताकि वो मलबे के सिर्फ 10 मीटर ऊपर तक फ्लाई कर सके। फिर अंडर वाटर ड्रोन सिग्नल फायर करके ऊंचाई में मौजूद फर्क को एकदम सटीक ढंग से नापते हैं। वो मलबे और समुद्र की तली में कुछ यूं चलते हैं जैसे किसी बड़े से लॉन की मूविंग हो रही हो। हर पास के दौरान 50 मीटर चौड़ी पट्टी को स्कैन करके लाखों डेटा पॉइंट्स इकट्ठे किए जाते हैं।
इसके बाद टीम एक ROV यानी केबल से जुड़ी एक रिमोट कंट्रोल्ड सब को डिप्लॉय करते हैं ताकि मलबे के हर पॉइंट के हजारों डिजिटल इमेजेस को कैप्चर किया जा सके। रोजाना ये व्हीकल तली में मौजूद मलबे के बारे में नई नई जानकारियां लेकर आते थे। बहुत सारे नए डेटा सतह पर पहुंच रहे हैं। अब तक 160 घंटे से ज्यादा की वीडियो मिल चुकी हैं। कुल मिलाकर 37 टेराबाइट डेटा। लेकिन इस सब को देखने में वक्त लगेगा। अगले हफ्तों के दौरान बहुत से कंप्यूटर रॉ डेटा को एनालाइज करते हैं और लाखों सोनार पॉइंट से मलबे का एक पेचीदा मॉडल बनाते हैं। मुझे याद है कि हम शुरू में कंप्यूटर के आसपास बैठकर 3D लेयर को बना रहे थे। हम बो को और स्टर्न को बड़ी डिटेल से देख रहे थे। हम सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं। इस सारे डेटा को पहली बार देखकर हम वाकई बहुत बहुत हैरान थे। इसी दौरान विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट बिल लैंग ने मलबे की हजारों अलग अलग तस्वीरों को आपस में जोड़ना शुरू किया। ये काम पूरा करने में उन्हें और वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की उनकी टीम को 6 महीने लग गए। ये काम बहुत लंबा और मुश्किल था। ऐसे 200 से ज्यादा दूसरे मोज़ाइक्स थे जिन्हें हमने साइट इंटरप्रिटेशन और फ्यूचर आर्कियोलॉजिकल वर्क के लिए तैयार किया था। इस अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इमेजरी और 3D स्कैन की मदद से अब टाइटैनिक की एक नई तस्वीर नजर आने लगी है। एक ऐसा मलबा जो 1 सेंचुरी से ज्यादा वक्त तक अंधेरे से घिरा रहा। इस कोशिश में 4 साल लग गए, लेकिन अब हम एक अनोखे लैंडस्केप को आपके लिए पेश कर सकते हैं। अब हम अटलांटिक को खाली कर सकते हैं। समुद्र में करीब 4 किलोमीटर की गहराई पर स्टील की ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद हैं। एक बार फिर इसके डेक्स पर धूप पड़ रही है और इस हादसे के बेहिसाब सुराग सामने आने लगे हैं। ये है टाइटैनिक का पानी से बाहर निकला मलबा। हमने टाइटैनिक को पानी से बाहर निकाल लिया है और पहली बार हम इस पूरे शिप को कमाल की डिटेल में देख सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेटर्स साइट की बाउंड्रीज को नाप सकते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट्स 100 साल से भी ज्यादा समय से छिपे मलबे का अंदाजा लगा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे कोहरा छंट गया हो और अब हम लगातार अंधेरे के पार देखना शुरू कर सकते हैं। टाइटैनिक को पानी से बाहर निकालने का आइडिया इस साइट को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से पेश करता है। अब ये इम्पेनिट्रेबल नहीं है, अब ये हमारे सामने है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की खुली तली पर 1.5 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला है। ये इलाका फुटबॉल के 200 मैदानों जितना है। आरएमएस टाइटैनिक के मलबे वाली जगह को समझने के लिए हम उसे 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, बाउ सेक्शन और स्टर्न सेक्शन। इन दोनों के बीच तकरीबन 800 मीटर की दूरी है। इसके अलावा मलबे वाली और कई साइट्स हैं। कुल मिलाकर मलबे वाली 5 साइट्स हैं। इनमें से हर एक में शिप के हिस्से और वो चीजें बिखरी हुई हैं जो इसके डूबते वक्त इसमें से लुढ़क गई थी। नए मॉडल ने जो कमाल के नजारे पेश किए हैं उनसे टाइटैनिक जैसे फिर से जिंदा हो गया है। पानी के हट जाने से उसकी दास्तान एकदम साफ साफ समझ आ रही है। लोगों को लगता है कि साइंस इमोशन से ऊपर है। जब आप उस बोट के डेक पर नजर डालते हैं जहां बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा था, तो आप भी खुद को उससे कनेक्ट कर लेते हैं। उस बेहद ठंडी रात में गार्ड रेल्स के पास लोगों ने अपने बच्चों को गले से लगाया था
उन्हें नीचे उतरती लाइफ बोट्स में बिठाया था और फिर अपने प्रियजनों की एक आखिरी झलक पाने के लिए झुके थे। ये वो पोर्ट होल्स हैं जहां मुसाफिर डेक के नीचे फंस गए थे और लहरों में समाते शिप में से उन्होंने आखिरी बार सितारों वाले आसमान को देखा होगा। क्रोज नेस्ट के मास्ट की भी बड़ी अहमियत रही, जहां से फ्रेडरिक फ्लीट की ऊंची आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ा था जब उन्होंने सबसे पहले सामने मौजूद आइसबर्ग को देखा था। टाइटैनिक के 8.5 टन वजनी एंकर आज भी अपनी जगह हैं और 1 सेंचुरी से भी ज्यादा समय बाद पहली बार धूप में चमक रहे हैं। और अब क्योंकि समुद्र सूख चुका है, टाइटैनिक का विशाल बाव सेक्शन समुद्र की तली से ऊपर उठा दिख रहा है। डूबने के दौरान हुई उथल पुथल और तली में इतने वक्त तक रहने के बावजूद इस बाव के अंदर जो कुछ भी मौजूद है उससे इस शिप की शान का अंदाजा लगता है। बाव के अंदर शिप के बहुत से लग्जूरियस फीचर्स मौजूद थे। एक शानदार स्टेयरकेस की ऊंचाई 5 डेक्स के बराबर है। गर्म पानी वाला स्विमिंग पूल सिर्फ फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के लिए ही था और एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम बोट डेक के ठीक ऊपर था। मॉडल दिखाता है कि शिप का ये सेक्शन कितना सही सलामत है। टाइटैनिक का गोस्टली शेल समुद्र की खुली सतह पर एकदम सीधा रखा है और लगता है कि जैसे ये तली पर तैर रहा हो। इसका अगला हिस्सा कीचड़ में यूं मौजूद है जैसे ये पानी हो। पांव का 12 मीटर हिस्सा समुद्र की सतह से ऊपर है और 20 मीटर हिस्सा यानी 6 मंजिली इमारत जितना हिस्सा नीचे दबा होगा। ये समुद्र की तली में जितनी गहराई तक धंसा है उस गहराई का इस्तेमाल कर इन्वेस्टिगेटर्स अब टक्कर की रफ्तार को ठीक से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत स्मूथ तरीके से नीचे गया। इसकी एरोडायनामिक नोज सफर की दिशा में ही थी, तो ये ज्यादा हिला डुला नहीं और ये आखिरी पल तक करीब करीब सीधे ही नीचे डूबता गया। बाकी शिप से अलग होने के बाद पहले पांव 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर 15 से 30 डिग्री के कोण पर डूबा। समुद्र की तली से इसकी टक्कर कुछ इस तरह हुई जैसे 31,000 टन का कोई ट्रक किसी स्नो ड्रिफ्ट से टकरा जाए। जब बाव तली में पहुंचा तो कीचड़ में इतने जोर से टकराया कि एंकर्स तक धंस गया। गहराई से जुड़ा अंधेरा अब दूर हो चुका है, तो ये टक्कर अब बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगी है। डेटा की जांच पड़ताल अब भी चल रही है और उम्मीद है कि इस बारे में और पता लग पाएगा कि बाव तली में कैसे पहुंचा। और क्योंकि बाव एकदम सही सलामत है तो इन्वेस्टिगेटर टाइटैनिक से जुड़े सबसे बड़े राज यानी आइसबर्ग से हुई टक्कर की भी जांच कर सकते हैं। उन्नीस 1912 में जो ऑफिशियल एक्सीडेंट रिपोर्ट आई उसमें शिप की दाईं साइड 100 मीटर कट गई थी, जिससे उसके पूरे हल का 1/3 से ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो गया था। लेकिन आई विटनेस रिकॉर्ड से साबित होता है कि टाइटैनिक को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे। इन्वेस्टिगेटर्स हैरत में हैं, क्योंकि 100 मीटर का सुराख हो जाने के बाद तो टाइटैनिक को कुछ ही मिनटों में डूब जाना चाहिए था। ओशियानिक एक्सप्लोरर PH नार्जले 3600 मीटर की गहराई पर मौजूद टाइटैनिक तक 30 ट्रिप कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसमें कभी 100 मीटर का सुराख नहीं देखा। देखिए, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि टाइटैनिक से आइसबर्ग कहाँ टकराया था, ऐसा क्यों हुआ, हमें कुछ क्रैक क्यों नजर आए, अगर क्रैक यहाँ है तो क्यों है। नार्जले और टीम अब मलबे के अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन फोटो मोज़ैक्स की मदद ले रही हैं ताकि सबूत ढूंढे जा सकें। बाव के इस प्रोफाइल व्यू को 3000 से ज्यादा तस्वीरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। प्रोफाइल मोज़ैक्स के जरिए टाइटैनिक लोगों को एक बिल्कुल नए रूप में नजर आता है। लोग पिछले 25 साल से टाइटैनिक तक जाते रहे हैं,
लेकिन किसी ने भी टाइटैनिक के बाव का ऐसा प्रोफाइल व्यू नहीं बनाया था। ये तस्वीरें एकदम साफ हैं, लेकिन इनमें भी हल पर 100 मीटर का कोई सुराख नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वीडियो फुटेज देखने पर इन्वेस्टिगेटर्स को टक्कर वाले काफी छोटे छोटे हिस्से दिखते हैं। आइसबर्ग से टाइटैनिक की बाव को शायद सिर्फ 10 मीटर की लंबाई में ही नुकसान हुआ था। ये कोई बड़ा होल नहीं था और ना ही वहां कोई छोटे छोटे होल्स मौजूद थे। हल में मौजूद इन कैप्स का आकार सिर्फ 1 वर्ग मीटर है। इतने साइज के सुराख से हर सेकंड करीब 1665 लीटर समुद्री पानी अंदर दाखिल होगा। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ये एनालाइज किया कि टाइटैनिक कितनी देर में डूबा होगा, तो ये टाइम निकाला गया 2.5 घंटा, और इतने ही वक्त में शिप वाकई डूबा था। तो लंबे वक्त से मौजूद ये मिस्ट्री सुलझ गई। जांच पड़ताल से ये साफ हो गया कि उस बड़े से सुराख की बात कोरी कल्पना थी और आइसबर्ग ने वाटर लाइन के नीचे छोटे छोटे सुराख ही बनाए थे, लेकिन वो टाइटैनिक को डुबोने के लिए काफी थे। लेकिन टीम के सामने एक और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिस पर हमारा नया मॉडल रोशनी डाल सकता है। शिप कब और कहां बीच में से आधा टूटा, उसका बाव उसके स्टर्न से 600 मीटर की दूरी पर कैसे अलग हुआ? इस सवाल का जवाब अब हमारे सामने समुद्र के बिना पानी वाले तल पर टाइटैनिक के मलबे में मौजूद है।